मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं। अकाउंट पार्ट 2 में भी हमारा सिर्फ 2 ही चैप्टर, एक पार्ट 5 धनधाकीय इकाई के वित्तीय पत्रक और एक पार्ट 9 गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब, ये 2 चैप्टर बाकी है जो व्यवहारिक प्रश्न वाले हैं, जिसमें से आपको हल करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से भी जो पार्ट 5 है, जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धनधाकीय इकाई के वित्तीय पत्रक, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं वार्षिक हिसाब। आपके भाई बहन ने कॉमर्स पढ़ा होगा, आपके बड़े भाई बहनों ने, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे, तब तक आपको वार्षिक हिसाब सीखना रहेगा। हाँ, अलग अलग कक्षाओं में आपको अलग अलग वार्षिक हिसाब होगा। जैसे अभी 11वीं में जो हम वार्षिक हिसाब सीखने वाले हैं, वो व्यक्तिगत मालिकी का वार्षिक हिसाब, यानी कोई एक व्यक्ति धंधा का मालिक होगा। कक्षा 12 में जब आप जाएंगे, उसमें अकाउंट पार्ट 1 में आपको साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब सीखना होगा, जो कुछ इसी तरह से होगा, 1-2 खाते उसमें बढ़ जाएंगे। उसके बाद कक्षा 12 में ही पार्ट 2 में आप कंपनी के वार्षिक हिसाब सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर बीकॉम में भी कंपनी का वार्षिक हिसाब आएगा। फिर और आगे आप पढ़ाई करेंगे तो बैंक के वार्षिक हिसाब, सहकारी बैंक के वार्षिक हिसाब, मल्टीनेशनल कंपनी के वार्षिक हिसाब, ऐसे तरह तरह के वार्षिक हिसाब आपको सीखने को मिलेगा। तो आप पहली बार वार्षिक हिसाब सीख रहे हैं, ये आपका एक तरह से स्तंभ है, पाया है, बेसिक नॉलेज है, जो आपको एकदम अच्छी तरह से ग्रहण करना है, अच्छी तरह से सीखना है। क्योंकि जब तक आप नमूना अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे, आप वार्षिक हिसाब नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वार्षिक हिसाब में करना कैसे होता है, प्रश्न कैसे दिया होता है। तो वार्षिक हिसाब के लिए आपको प्रश्न में एक सकल तलपट दिया होगा, जिसमें सभी खातों की बाकियाँ दी होंगी, उधार बाकी और जमा बाकी। उसके नीचे कुछ समायोजन दिए होंगे और उस सकल तलपट और समायोजनों के आधार पर से आपको वार्षिक हिसाब, यानी कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट यानी आर्थिक चिट्ठा, वो आपको तैयार करना होगा। जिसके लिए आपके बुक में व्यापार खाते का नमूना, लाभ हानि खाते का नमूना और पक्की तलपट का नमूना दिया हुआ है। मैंने जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मैंने ये तीनों नमूने का बुक में जो PDF दिया है, वो भी मैंने आपको सेंड किया है, जिसको मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था और याद करने के लिए कहा था। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का प्रश्न आया कि सर वो नमूना काफ़ी बड़ा है, वो याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए व्यापार खाते का नमूना कैसे आसान तरीके से याद किया जा सकता है, वो लेकर आ रहा हूँ कि व्यापार खाते का नमूना हम कितनी आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, और उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण भी हम करेंगे। तो सबसे पहले बुक में देख लेते हैं कि बुक में व्यापार खाते के नमूने में क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर हम उसे आसान तरीके से कैसे याद करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, और साथ ही साथ एक उदाहरण का भी हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बुक में पेज नंबर 110 पर आप देख सकते हैं व्यापार खाते का नमूना दिया हुआ है। श्री डैश डैश डैश, यानी वहाँ पे व्यापारी का नाम होगा, का तारीख डैश डैश डैश, मोस्ट ऑफली 31/3, जो भी, चाहे 15-16, जो भी तारीख दिया हो आपके प्रश्न में, कि पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता। लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष जो है उधार पक्ष, और राइट साइड यानी जो दायां पक्ष है वो जमा पक्ष। तो आपके बुक में जो व्यापार खाते का नमूना दिया है पेज नंबर 110 पर, कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे, काफ़ी बड़ा है वो। विवरण में प्रारंभिक माल का स्टॉक, खरीदी घटाव खरीद वापसी घटाव अन्य तरह से गया माल। उसके बाद माल की खरीदी के खर्च में मजदूरी, आवक माल गाड़ी भाड़ा, रेलवे किराया, चुंगी जिसको ऑक्ट्रे भी कह सकते हैं आप, कस्टम ड्यूटी, लाड़ी भाड़ा, गोदी चार्ज, डाक चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, डेमरेज, दरमाया, खराजात खर्च, वॉरफेज। उत्पादन से संबंधित खर्चों में उत्पादक मजदूरी, रॉयल्टी, कारखाना खर्च में भी किराया, कर, बिजली, ईंधन, कोयला, गैस वगैरह। उपयोग में ली गई माल सामग्री में ऑयल, ग्रीस, कारखाने के मकान का घिसाई, प्लांट यंत्र का घिसाई। सकल लाभ यानी जो आपको डिफरेंस से मिलेगा, जमा का टोटल में से उधार के टोटल को घटाने पर जो डिफरेंस से मिलेगा वो सकल लाभ, जो आप लाभ हानि खाते ले जाएंगे। और जमा साइड पे बिक्री माइनस बिक्री वापसी, भंगार माल का विक्रय, अंतिम माल का स्टॉक, और बाई चांस अगर उधार पक्ष का योग अधिक हुआ तो जमा साइड पे आपका आएगा सकल हानि, जो उसे भी आपको लाभ हानि खाते ले जाना है। प्रश्न में सकल लाभ या सकल हानि दोनों में से कोई एक ही आएगा दोस्तों, लेकिन अभी से फिक्स नहीं है कि सकल लाभ आएगा कि सकल हानि आएगा, इसलिए दोनों ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब इतने बड़े नमूने को कैसे हम आसान तरीके से, तो मेरी गारंटी है कि अगर आप वीडियो को और आगे 3 से 4 मिनट देखेंगे तो आप आसानी से व्यापार खाता का नमूना याद कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 1 की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे व्यापार खाते का नमूना बना दिया है। विवरण रकम, जिसका बायां पक्ष उधार, आपको ऊपर उधार लिखना है और दाएं पक्ष में ऊपर जमा लिखना है। व्यापार खाते के उधार में सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक, व्यापार खाते के उधार में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रारंभिक स्टॉक। और रकम के खाने में मैं सही का निशान लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी रकम मालूम नहीं है, इसलिए सही का निशान कर दिया। प्रारंभिक स्टॉक के ठीक बाद खरीदी
हमेशा खरीदी आपको इनर कॉलम में लिखना है, माइनस खरीद वापसी आपको प्रश्न में दिया होगा, खरीदी में से खरीद वापसी आपको माइनस करना है। खरीद वापसी माइनस करने के बाद भी एक बार आपको अंदर ही लिखना है। तो खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक, अन्य रीत से माल की जावक, और ये माइनस करने के बाद आपको बाहर लिखना है। तो क्या क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। यानी इतना लंबा याद करने से अच्छा कि आग से गया माल, चोरी से गया माल, दुर्घटना से गया माल, निजी उपयोग के लिए लिया माल, ये सब याद रखने से अच्छा कि किसी भी प्रकार से माल जाएगा तो आपको खरीदी में से माइनस करना है। तो प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। और जिस तरह से आपने उधार में लिखा है खरीदी माइनस खरीद वापसी, ठीक उसी तरह से जमा में बिक्री माइनस बिक्री वापसी। उधार में आपने लिखा है खरीदी माइनस खरीद वापसी, जमा में बिक्री माइनस बिक्री वापसी लिखकर घटाकर आपको बाहर लिखना है। जो अंदर लिखा हुआ है वो अंदर लिखना है, जो बाहर करना है घटाकर वो करना है आपको, ठीक है। तो बिक्री माइनस बिक्री वापसी, इस तरफ है प्रारंभिक स्टॉक तो इस तरफ है अंतिम स्टॉक। चलिए पहले इतना याद करने की कोशिश करते हैं 30 से 40 सेकंड में। सबसे पहले व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक, उसके नीचे खरीदी माइनस खरीद वापसी, और वो घटाने के बाद माइनस अन्य रीत से माल की जावक। अन्य रीत से माल की जावक का मतलब होता है किसी भी प्रकार से माल जाए तो, जैसे वो आग से गया माल, विज्ञापन से गया माल, निजी उपयोग के लिए लिया माल, चोरी हुआ माल, किसी भी दान में दिया हुआ माल, नमूने के रूप में दिया हुआ माल, किसी भी प्रकार से माल जाएगा तो वो कहलाएगा अन्य रीत से माल की जावक। तो जो भी होगा आपको प्रश्न में दिया होगा या समाजन में दिया होगा वो यहाँ माइनस करना है, और माइनस करने के बाद बाहर लिखना है। किसी प्रश्न में अगर नहीं होगा तो डैश कर देना है, या तो आप नहीं भी लिखेंगे उस प्रश्न में तो चलेगा। तो व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक। इसके बाद व्यापार खाते के जमा में क्या याद रखना है, उस तरफ क्या था खरीदी माइनस खरीद वापसी, तो व्यापार खाते के जमा में क्या होगा बिक्री माइनस बिक्री वापसी। व्यापार खाते के उधार में क्या था प्रारंभिक स्टॉक, तो व्यापार खाते के जमा में क्या है अंतिम स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं कि लगभग इतना याद हो गया होगा। उधार में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस माल की जावक, और जमा में बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक। अब दोस्तों खर्च की बात कर लेते हैं कि खर्च को हम कैसे याद रखें। खर्च में बहुत सारे खर्च दिए हैं, लेकिन दोस्तों जो बहुत सारे खर्च दिए हैं वो आपके स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए हैं या उदाहरण में प्रश्न दिए हैं उसको हल करने के लिए उतने सब खर्चों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्लोगन आपको याद रखना है, उस स्लोगन के आधार पर आप उस खर्च के नाम को याद रख सकते हैं। वो स्लोगन दोस्तों थोड़ा फनी है, लेकिन उस स्लोगन के आधार पर आप आसानी से खर्च को याद रख सकते हैं। वो स्लोगन है आ मजनू डे। स्लोगन क्या है दोस्तों, आ मजनू डे। आपको बोलने में भी आसान लगेगा, इजी लगेगा, मज़ा भी आएगा और आप खर्चों का नाम भी याद कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लोगन आ मजनू डे, आ मजनू डे। अब इस पर से हम खर्चों के नाम बनाते हैं। ये स्लोगन हो गया हमारा दोस्तों आ मजनू डे। तो आ से आवक माल गाड़ी किराया, ये सब खर्च दोस्तों रेगुलर रोज ये सब खर्च आपको लगभग देखने को मिलेंगे। आवक माल गाड़ी किराया, आ से क्या बोलना है आपको आवक माल गाड़ी किराया। उसके बाद म है, म से मजदूरी या कभी कभी महाजन लागा, मजदूरी या महाजन लागा। महाजन लागा भी पहले के ज़माने में एक तरह से दलाली की तरह, जिस तरह से अभी दलाली देते हैं वैसे पहले महाजन मुनीम हुआ करते थे, उनको जो हम देते थे कमीशन के रूप में यानी माल बेचने के लिए, वो कहलाता था महाजन लागा। तो म से मजदूरी या महाजन लागा, ज से जकात, नू से नूर या रेलवे नूर। जिस तरह से हम पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो हमें भाड़ा देना पड़ता है, उसी तरह से मालगाड़ी में जो माल जाता है उसके लिए नूर चुकाना पड़ता है। नूर यानी एक तरह से रेलवे भाड़ा ही होता है, तो उसको रेलवे नूर या नूर कह सकते हो। और डे से डेमरेज। तो इस तरह से स्लोगन पर से आपको एक खर्च के नाम याद रखने हैं। ये सब खर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लगभग सभी सवालों में आते हैं, खास करके ऊपर के दो खर्च आवक माल गाड़ी भाड़ा और मजदूरी। तो स्लोगन क्या है आ मजनू डे। आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा, म से मजदूरी या महाजन लागा, ज से जकात, नू से नूर या रेलवे नूर भी लिखा हो सकता है, और डे से डेमरेज। तो ये खर्चों के नाम हो गए। इतने स्लोगन से आप इतने खर्चों के नाम याद कर लेंगे। तो इसके अलावा आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कारखाने या फैक्ट्री के मकान या यंत्र का घिसाई दिया होगा किसी सवाल में तो वो भी यहाँ पर आएगा, और उसके अलावा बाकी किसी भी खर्च को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेंगे तो आसानी से आप व्यापार खाता
आपका पूरा हो जाएगा और व्यापार खाते से संबंधित किसी भी उदाहरण को आप कर सकते हैं। तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। व्यापार खाते के उदाहरण में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी माइनस खरीद वापसी माइनस अन्य रीत से माल की जावक, जमा साइड पे बिक्री माइनस बिक्री वापसी और अंतिम स्टॉक। और इतना होने के बाद खर्च के लिए जो स्लोगन है वो क्या है, आ मजनू डे। लेकिन आपको सुनाते समय, किसी को बताते समय ऐसा नहीं बोलना है आ मजनू डे, नहीं तो उससे कुछ अलग लगेगा। तो आपको उसका नाम याद कर लेना है, माइंड में एक बार रिपीट करना है आ मजनू डे, और फिर आपको नाम बोलना है। आ से आवक माल गाड़ी भाड़ा, म से मजदूरी या महाजन लागा, ज से जकात, नू से नूर और डे से डेमरेज। इसके अलावा जो खर्च एक दो बार आ सकता है वो खर्च क्या है, तो कारखाने या फैक्ट्री के मकान का घिसाई। कारखाना या फैक्ट्री दोनों एक ही वर्ड है दोस्तों, लेकिन कभी कारखाना लिखा होता है, कभी फैक्ट्री लिखा होता है। तो अगर मैं यहाँ कारखाने का घिसाई लिखूंगा तो कभी फैक्ट्री आएगा तो आपको लगेगा कि वो कुछ अलग है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कारखाना और फैक्ट्री दोनों एक ही है। तो कारखाने के मकान का, यंत्र का, यानी कारखाने से संबंधित कोई घिसाई होगा या कारखाने से संबंधित कोई खर्च होगा तो वो भी आपको यहीं पर लिखना है। मैं लिख दे रहा हूँ कारखाने से संबंधित खर्च, यानी कारखाना या फैक्ट्री का नाम होगा और उससे जुड़ा हुआ कोई भी खर्च होगा, चाहे उसका घिसाई का खर्च हो, कारखाने के मकान का घिसाई हो, कारखाने के यंत्र का या फैक्ट्री के यंत्र का घिसाई हो, तो वो यहीं पे आएगा। उसके बाद हम व्यापार खाता बंद करते हैं और व्यापार खाता बंद करने पर अगर जमा का योग ज़्यादा आया 99%, यानी आपके बुक में जितने भी सवाल और उदाहरण है सब में व्यापार खाते के जमा का योग ही ज़्यादा आएगा। इसलिए अभी मैं दोनों तरफ लिखकर आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जमा का योग अगर ज़्यादा आएगा तो वही योग आपको यहाँ पर लिखना है। जो योग ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिखना होता है। तो मान लेते हैं कि जमा का योग ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में जमा का योग ही ज़्यादा आएगा। मैक्सिमम नहीं, आपके बुक के सभी सवाल और सभी उदाहरण में व्यापार खाते में जमा का योग ही ज़्यादा आएगा। तो जमा का योग ज़्यादा आएगा तो उसको हम उधार में भी वही योग लिखेंगे, और उधार में जो भी खर्च दिए हुए हैं, जितने भी खर्च दिए हुए हैं, उन सबको आपको क्या करना है, इस योग में से माइनस कर लेना है। और जब आप माइनस करेंगे तो आपको उधार में डिफरेंस से मिलेगा सकल लाभ। डिफरेंस से क्या मिलेगा दोस्तों, सकल लाभ, जिसको आपको कोष्टक में लिख देना है लाभ हानि खाते ले गए। डिफरेंस से आपको मिलेगा दोस्तों सकल लाभ, जिसको आपको लिखना है लाभ हानि खाते ले गए, और ये उधार में आएगा। और सकल लाभ को लाभ हानि खाते में कहाँ पे लिखेंगे, तो जमा में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका व्यापार खाते का नमूना। उससे जुड़ा हुआ एक उदाहरण है आपके बुक में, वो हम देखते हैं तो आप इस नमूने को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो पेज नंबर 113 पर उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 1 लिखा भी है ऊपर, व्यापार खाता बनाने का उदाहरण। दोस्तों एग्जाम में इतना छोटा सवाल नहीं पूछते हैं, 12 नंबर के लिए पूछा जाता है, 12वीं कक्षा में 11 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको तीनों खाते, व्यापार खाते, लाभ हानि खाता और पक्की तल पर, तीनों खाता आपको साथ में बनाने वाला ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमने व्यापार खाते का नमूना याद किया है, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसका एक उदाहरण देखते हैं कि हम नमूने में रख पाते हैं कि नहीं, और मैंने जो आपको नमूना बताया है उतने से ही आपका काम हो पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 113 पे दिया है उदाहरण नंबर 1, भावेश की निम्नलिखित शेषों पर से उनकी बही में 31/3/15 के दिन पूरे वर्ष का व्यापार खाता तैयार करो। विवरण दिया हुआ है, उधार रकम, जमा रकम। नीचे लिखा है कि 31/3/15 के दिन माल स्टॉक की मूल कीमत 44,000 थी, जबकि उसकी बाजार कीमत 50,000 थी। तो 31 लिखा हुआ है, मतलब वो कौन सा स्टॉक कहलाएगा, अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक की मूल कीमत थी 44,000 और बाजार कीमत है 50,000। हमें दोनों में से कौन सी कीमत लेनी है, मूल कीमत की बाजार कीमत। तो ये नहीं देखना है कि मूल कीमत लेना है कि बाजार कीमत, दोनों में से जो कीमत कम होगी उस कीमत को ध्यान में रखना है। मूल कीमत बाजार कीमत नहीं देखना है, दोनों में से जो कीमत कम होगी उस कीमत को ध्यान में रखना है। तो दोनों में से कौन सी कीमत कम है, तो 44,000 कम है। तो 44,000 को हम अंतिम स्टॉक की कीमत के रूप में लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो ऊपर आपको हेडिंग डालना है उदाहरण नंबर 1 में, भावेश का तारीख 31/3/15 के दिन का व्यापार खाता। ये हेडिंग आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ऐसा लिखना जरूरी है। पहले व्यापारी का नाम, तो व्यापारी का नाम क्या है, भावेश। तारीख क्या दिया हुआ है, 31/3/15 को पूरे होने वाले वर्ष का। तो आपको लिखना है भावेश का तारीख 31/3/2015 को पूरे होने वाले वर्ष का, ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर भावेश का तारीख 31/3/2015 के दिन का व्यापार खाता। तो व्यापार खाता का नमूना जैसे बताया था वैसे, विवरण, रकम, विवरण, रकम। जो लेफ्ट साइड यानी जो बायां पक्ष है दोस्तों वो उधार पक्ष,
तो आपको लिख देना है लेफ्ट साइड पे उधार, और राइट साइड किसी भी खाते की उधार पक्ष जो होती है वो जमा पक्ष होता है, और जो जमा पक्ष होता है वो, जो दायां पक्ष होता है वो जमा पक्ष होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड बायां पक्ष वो उधार और राइट साइड जमा। खाली पक्की तलपट में ये उल्टा होता है। ठीक है, तो जब पक्की तलपट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले विवरण में देखते हैं। तो विवरण के बाद आपको उधार जमा शेष भी दिया है, यानी जिसकी शेष उधार में लिखी है उसको हमें उधार में लिखना है, जिसकी शेष जमा में लिखी है उसको जमा में लिखना है। चलिए, सबसे पहले स्टॉक 1/4/14 लिखा है, मतलब कौन सा स्टॉक कहलाएगा? प्रारंभिक स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक कहाँ आता है? व्यापार खाते के उधार में प्रारंभिक स्टॉक। डायरेक्ट आपको बाहर लिख देना है प्रारंभिक स्टॉक कितना है? 40,000, तो लिख देना है 40,000। उसके बाद लिखा हुआ है खरीदी। तो खरीदी यहीं पे लिखते हैं, व्यापार खाते के उधार में ही आता है खरीदी, लेकिन इसको बाहर नहीं लिखना है, इसको अंदर ही लिखना है 1,64,000, क्योंकि इसमें से क्या माइनस करना होगा? इसमें से हमें खरीद वापसी माइनस करना होगा। अन्य रीत से माल की जावक अभी शुरुआत के प्रश्नों में नहीं आएगा, जब प्रश्नों में आएगा तो हमें अन्य रीत से माल की जावक के लिए भी एक लाइन छोड़ना होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो खाली खरीदी माइनस खरीद वापसी। तो खरीदी हमने लिख दिया 1,64,000। ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ है खरीद माल वापसी। जमा में दिया है लेकिन हम उसे उधार में लिख रहे हैं, तो उधार में देख सकते हैं हम माइनस में लिख रहे हैं, और साथ में लिखना है हमें, चूंकि इसके लिए हम उधार में लिख रहे हैं, खरीदी में से खरीद वापसी को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो आपके मन में प्रश्न भी होगा कि ये तो जमा शेष है, सर इसे उधार में क्यों लिख रहे हैं? तो उधार में लिख तो रहा हूँ, लेकिन किस में लिख रहा हूँ? माइनस में लिख रहा हूँ। और क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि खरीदी में से ही खरीद वापसी को घटाया जाता है, बिक्री में से बिक्री वापसी को घटाया जाता है। तो खरीद वापसी कितना दिया हुआ है? तो 10,000। आप यहाँ नमूना बाजू में दिया है, उसको भी देख सकते हैं। देखिए, खरीदी माइनस खरीद वापसी। तो 1,64,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1,54,000। अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अन्य रीत से माल की जावक आपके इस सवाल में नहीं है। चलिए, उसके बाद दिया है बिक्री और बिक्री माल वापसी। तो ठीक उसी तरह से खरीदी और खरीद वापसी जिस तरह से हमने उधार में लिखा है, बिक्री माइनस बिक्री वापसी कहाँ लिखेंगे? जमा में। तो बिक्री दिया हुआ है 2,20,000 माइनस बिक्री वापसी। बिक्री वापसी दिया हुआ है 20,000। तो 2,20,000 में से 20,000 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 2 लाख। उसके बाद बिक्री में से बिक्री वापसी घटाने के बाद आगे क्या दिया है? मजदूरी। तो मजदूरी खर्च है, उधार में आएगा, उधार से लिखा भी है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आ मजनू डे का जो स्लोगन था उस हिसाब से म से मजदूरी। तो मजदूरी आपको लिख देना है खर्च के रूप में, उधार में मजदूरी। कितना दिया हुआ है मजदूरी? तो मजदूरी दिया हुआ है 10,000। उसके बाद रेलवे नूर चुंगी। तो आ मजनू डे में आता है नू से नूर, यानी वही रेलवे नूर। तो रेलवे नूर चुंगी वो दिया हुआ है दोस्तों 8,000। और फिर दिया हुआ है आवक माल गाड़ी किराया, वो भी खर्च है। आ मजनू डे में पहला नाम ही आता है आ से, आवक माल गाड़ी किराया, तो वो भी लिख देंगे आवक माल गाड़ी किराया। वो कितना है? तो वो है 2,000। अभी भी दोस्तों एक चीज़ बाकी है, जल्दीबाजी में हमें बंद नहीं करना है। नीचे लिखा था अंतिम स्टॉक, जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी कि 31/3/15 अंतिम स्टॉक नहीं लिखा है, लेकिन तारीख देखकर आपको समझना है। 1/4 वाली तारीख होगी तो प्रारंभिक स्टॉक, 31/3 वाली तारीख होगी तो अंतिम स्टॉक। तो 31/3/15 के दिन माल का स्टॉक की मूल कीमत 44,000 थी, जिसकी बाजार कीमत 50,000 है। हमें कौन सी कीमत लेनी है? जो दोनों में से कम होगा। कम कौन सा है? 44,000। तो अंतिम स्टॉक कहाँ लिखते हैं दोस्तों? तो देख सकते हैं आप नमूना में, अंतिम स्टॉक हम लिखते हैं व्यापार खाते के जमा में, अंतिम स्टॉक 44,000। अब हमारा ये सवाल पूरा हो गया, अब हमें बंद कर देना है। तो बंद करते समय जरूर एक बार चेक करना है कि ज़्यादा कहाँ का आ रहा है, उधार का आ रहा है कि जमा का आ रहा है, क्योंकि नियम क्या है बंद करने का? जो ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखना है। उधार में कम पड़ेगा तो सकल लाभ कहलाएगा, और जमा में कम पड़ेगा तो सकल हानि। ऐसे मैंने आपको बताया है कि मोस्ट ऑफली जमा का ही ज़्यादा हुआ करता है, तो आज भी जमा का ही ज़्यादा होगा। तो 2 लाख और 44,000 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 2,44,000, और जो ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखना होता है, तो इस तरफ भी आपको 2,44,000। अब 2,44,000 में से आपको 40,000, 1,54,000 वो सब आपको माइनस करना है। जब आप सब माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे डिफरेंस से आपको आएगा सकल लाभ क्वेश्चन मार्क, जिसको आपको लिखना है लाभ हानि खाते ले गए। लाभ हानि खाते ले गए, ये सकल लाभ आप कहाँ ले जाने वाले हैं? लाभ हानि खाते ले गए। तो आपको क्या करना था इसके लिए? 2,44,000 में से 40,000, 1,54,000, 10,000, 8,000, 2,000 सबको जोड़कर माइनस कर दे, या बारी बारी से माइनस कर दे। जब सबको आप माइनस करेंगे तो आपका सकल लाभ आएगा 30,000। और ये सकल लाभ यहाँ पे उधार में आया है, लेकिन लेकर कहाँ जाएंगे? लाभ हानि खाते के जमा में।
तो आज के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको कैसे आसान तरीके से, ईजी तरीके से व्यापार खाते का नमूना जो काफ़ी बड़ा था आपके बुक में, उसको कैसे आसान तरीके से याद किया जा सकता है, और उसको उसी सहायता से हमने उदाहरण नंबर 1 जिसमें व्यापार खाते से संबंधित एक उदाहरण था वो हमने पूरा किया है। तो अब आप नमूने को जरूर याद कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप नमूने को याद कर लीजिएगा और उदाहरण नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया है उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में कैसे आसान तरीके से लाभ हानि खाते का नमूना याद किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।